है ना। इस बात को सुनकर जो सर जोसेफ होते हैं वो काफी डर जाते हैं, काफी हैरान भी हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं, ऐसा लगता है इन्होंने नोटिस कर लिया जो मेन पार्ट है कर्स ऑफ कैंडेला का वो उसके ब्लेड पे कंसंट्रेटेड है। और यही कारण है कि जो 11 किंग कैंडेला थे वो उस प्ले के हमले में आ गए और उन्होंने अपने ही स्वord से खुद को मार लिया था। और यही कारण था कि उनका जो सोल था वो उस ब्लेड में हमेशा के लिए फंसा रह गया। उनका सोल उस ब्लेड से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। पहले के समय जब एंशिएंट किंगडम एग्जिस्ट करता था तब जो लेजेंडरी 11 किंग कैंडेला थे वह गॉड का भी सामना कर सकते थे, यहाँ तक कि जो गॉड है वो भी उनसे डरते थे। आजकल के जो इनडिस्क्राइबल रैंक के बंदे हैं वो सब तो कुछ भी नहीं थे। 11 किंग कैंडेला गॉड का सामना करते थे। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो वो कितने ज्यादा ताकतवर थे। जो भी गिने चुने एंशिएंट टेक्स्ट बची हुई है उसमें लिखा हुआ था। मैं उसी पैराग्राफ को दोबारा से कहता हूँ। जब भी कैंडेला कमांड देता था लायन और ईगल को तब लाखों लोग कैंडेला को सपोर्ट करते थे। जब भी वह रोशनी और आग को उठाता था तब ऐसा लगता था कि वह सूरज को हवा में उठा रहा है। और ऐसा पॉसिबल भी था क्योंकि कैंडेला के पास बहुत पावर थी। वह हर एक परेशानियों को तोड़ देता था और करंट से फाइट करता था। ऐसे ही फाइट करते करते वह पहुंच गया गॉड तक जो कि लाइटलेस नाइट को लाता था। उन्होंने ही टाइड से फाइट किया था, वो भी डार्क एरा के समय में। वो इकलौते बंदे थे जिन्होंने नेमलेस गॉड को चैलेंज किया। उनके पास काफी ज्यादा पावर थी। हालांकि जब उन्होंने नेमलेस गॉड को चैलेंज किया था तब वो हार गए थे। हालांकि उनका जो पावर था वो काफी ज्यादा ताकतवर था। यहाँ तक कि जो इनडिस्क्राइबर है वो भी इस कर्ज के मारे पागल हो जाता है। कैंडेला का जो गुस्सा है और सोल है वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो भी इस स्वॉर्ड को टच करता है उसे यह कर्ज मिल जाता है। यहाँ तक कि सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर के हाईली ट्रेंड रेडिएंट नाइट वो भी फेल हो जाते हैं। आज तक बहुत सारे रेडिएंट नाइट इस स्वॉर्ड के कारण मारे गए हैं। जो सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर है उसने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उस स्वॉर्ड के ऊपरी भाग को बनाया था जिससे वह कर्ज को सप्रेस कर सके। लेकिन जब वो स्वॉर्ड बाहर आती है तब जो कर्ज है वो स्टार्ट हो जाता है और वो कर्ज उसी को पकड़ता है जिसने उस स्वॉर्ड को रखा होता है। अगर स्वॉर्ड पकड़ने वाले बंदे का विल पावर कम है तो वो अचानक से ही पागल हो जाएगा और वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। हालांकि जो बुक स्टोर ओनर है वो काफी अच्छे लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन्हें कुछ होगा। सर जोसेफ कहते हैं अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज आपको थोड़ा सतर्की बरतना चाहिए। एमसी सोच रहा होता है ऑफ कोर्स ये कितना खराब लगेगा अगर मैं खुद से ही खुद को काट लूंगा। मैं जानता था जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था ये बहुत ज्यादा ही अच्छे इंसान है और मुझे वो फायदा दे सके हैं। एमसी उस स्वॉर्ड को खोलता है। जब वो उस स्वॉर्ड को खोलता है वो देख पाता है उस स्वॉर्ड में से एक अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। वो सोच रहा होता है इस स्वॉर्ड का जो ब्लेड है ऐसा लग रहा है उसमें से एक सफेद फायर निकल रहा है और वो जो रोशनी है वो पूरे के पूरे बुक स्टोर में फैल रही है। इस स्वॉर्ड का जो एज है वो काफी पतला है और एकदम रेजर की तरह है। इसमें से काफी रोशनी निकल रही है। एमसी उस स्वॉर्ड को देखे पूरी तरह से प्यार में पागल हो जाता है। वो सोच रहा होता है सुंदर, ये कितना ज्यादा सुंदर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जिसने भी इस स्वॉर्ड को बनाया है उन्हें उसके हाथ को चूम लेना चाहिए। सर जोसेफ लिन को ऐसे देखे पूरी तरीके से डर जाते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो कांप रही होती है। वो सोचते हैं वो आ रहा है, जो इविल फोर्स है वो बाहर निकलने वाला है, वो भी एक जहर की तरह। वो पक्का ही ट्रू कर्स है कैंडेला का। हम देखते हैं उस स्वॉर्ड में से एक ब्लैक एंटिटी बाहर निकल रही होती है। अगर सही तरीके से कहूँ तो कैंडेला का कर्स बाहर निकल रहा होता है और वो टेबल पे नीचे गिर रहा होता है। सर जोसेफ आगे बताते हैं जो कर्स है उसका पहला टारगेट होता है उस स्वॉर्ड का वेल्डर। हम देख पाते हैं वो जो कर्स है वो एक स्नेक का रूप ले लेती है जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है और जितने भी स्नेक होते हैं वो सब एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमसी उस स्वॉर्ड को देख रहा होता है तभी उसकी नजर किसी चीज पे जाती है। वो सोचता है उस प्ले पे कुछ लिखा हुआ है। ऐसा लगता है इस पे एक अननोन लैंग्वेज लिखा हुआ है जो कि अजीर के साथ ही खत्म हो गया है। मुझे और भी ध्यान से देखना चाहिए, ये तो एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जहाँ से मुझे फायदा हो सकता है। वो स्वॉर्ड को और भी पास लाता है और उसे देखना स्टार्ट करता है। फिर हम लोग रोज और गार्गोयल के रिएक्शन को देखते हैं। उस कर्ज की पावर को देखकर जो रोज है यानी कि गुलाब और जो गार्गोयल है वो भी डर जाते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं डर के मारे। सर जोसेफ सोच रहे होते हैं ये बूढ़ा है, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ऐसा लगता है जो इविल फोर्स है वो उन्हें खा लेगी। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? नहीं, वो पक्का ही कुछ करेंगे। मुझे खुद से कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कसम खा के कह रहा हूँ इतना ज्यादा डर तो मुझे सबसे खतरनाक और थ्रिलिंग बैटल में भी नहीं लगा था। उस समय भी नहीं लगा था जब मैंने उस कमीने का सर फोड़ा था। क्या मैं सही में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ? ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे हाथों में एक बॉम्ब का बटन है और मैं उसे कभी भी दबा सकता हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं गॉड के बीच का बैटल देखूंगा, वो भी इतने छोटे से बुक स्टोर में। तभी जो सर जोसेफ होते हैं वो सोचते हैं रुको, जो बुक स्टोर ओनर है वो क्या प्लान कर रहा है। तभी जो सर जोसेफ होते हैं वो किसी चीज को देखते हैं और वो काफी चौंक जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं सर जोसेफ के पीछे एक ब्लैक एंटिटी है। ऐसा लगता है एक इंसान जो कि काफी बड़ा है और वह किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सर जोसेफ इस चीज को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। उस मोमेंट पर जोसेफ ने विश्वास कर लिया कि उसने सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति को देखा है। हम देख पाते हैं लिन के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर आ गया होता है जो काफी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है और उस मॉन्स्टर के सामने जो कैंडेला का कर्स है वो तो काफी ज्यादा मामूली है। हालांकि जो जोसेफ है वो अच्छी तरीके से नहीं देख पाया उस अंधेरे में जो मॉन्स्टर है वो कैसा दिख रहा था, लेकिन तब भी उसकी जो बॉडी थी वो डर के मारे कांप रही थी। उसके चेहरे पर से पसीने छूट रहे होते हैं और उसका जो इंस्टिंक्ट है वो उसे वार्निंग दिए जा रहा है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अपने सोचने के
की क्षमता को खो बैठोगे। हम देखते हैं एमसी के पीछे इंकी आ गया होता है, यानी कि वही मॉन्स्टर जिसने एमसी को इस वर्ल्ड में लाया है। वो काफी डरावना दिख रहा होता है और उसके कंपेयर में जो कर्स ऑफ कैंडेला है वो तो भाई मामूली सा सांप लग रहा है, जो कि अभी बड़ा भी नहीं हुआ है। हम देखते हैं जो इंकी होता है वो एमसी के पीछे से निकलता है और उस स्वॉर्ड में चला जाता है। जैसे ही वो उस स्वॉर्ड में जाता है वैसे ही जो कर्स है कैंडेला का वो पूरी तरह से दर्द में आ जाता है। वो चीख रहा होता है और जल्दी जो कर्स ऑफ कैंडेला है वो उस स्वॉर्ड से निकल जाता है। वो निकलते ही सर जोसेफ पे अटैक कर देता है। सर जोसेफ डरते हुए उस कर्स को देख रहे होते हैं, तभी वो जो कर्स होता है वो उनके आंखों के सामने आकर खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से धूल में मिल जाता है। सर जोसेफ वहीं पे खड़े होते हैं, उन्होंने अपना एक कदम भी हिलाया नहीं होता है। वो सोच रहे होते हैं, हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे पता है जो कर्स ऑफ कैंडेला है वो काफी बुरी पावर है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मैंने आखिरी पल में देखा था, पूरी तरीके से डर गया था, ऐसा लग रहा था वो चीखने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस बारे में डिस्क्राइब करूँ तो किसी शिकार को एक सीरियल किलर ने खत्म कर दिया, जो कि हॉरर मूवी में होता है। उसकी जो पावर थी जीने की वो काफी ज्यादा थी, लेकिन उसे घसीट के मार दिया गया। मैंने लगभग सुना था उस शांति भरी चीखों को जो आखिरी पल में कर्स ने दहाड़ा था। मुझे तो अब थोड़ा सा सॉरी महसूस हो रहा है उस कर्स के लिए। हालांकि उस कर्स ने मुझे काफी दर्द दिया, लेकिन उन आखिरी पल को देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा ही सद्भावना आ रही है उस कर्स के लिए। हम देखते हैं जो थोड़ा मोड़ा कर्स होता है उस स्वॉर्ड का वो उसके हैंडल पे जाके गिर जाता है। एमसी की नजर उस चीज पे जाती है, वो सोच रहा होता है मुझे इस स्वॉर्ड का जो लोअर हिस्सा है वो काफी डार्क दिख रहा है, इस पर धूल आ गया है, मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, ये पक्का ही थोड़ा सा गंदा है। वो उस स्वॉर्ड को स्विंग करता है। वो सोचता है मेरे पास साफ करने के लिए तो कुछ है नहीं, इस कारण मुझे स्विंग ही करना चाहिए, शायद इससे जो धूल है वो हट जाएगी और ये एकदम साफ हो जाएगा। 2-3 बार स्विंग करने के बाद जो कर्स ऑफ कैंडेला का बचा हुआ हिस्सा होता है वो भी वहाँ से हट जाता है और जमीन पे गिरता है। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले ही जो इंकी होता है वो एमसी के बॉडी से निकलता है और उस कर्स को खा लेता है और उसके बाद दोबारा से एमसी के शैडोज में चला जाता है। इससे यह बात प्रूफ होती है जो इंकी है वो एमसी के शैडोज में ही रहता है और जरूरत पड़ने पे वो निकलता है। एमसी स्वॉर्ड को अब देखा है वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। वो सोचता है हाँ अब लग रहा है ये जो ब्लेड है वो काफी ज्यादा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जिसने भी इसे बनाया है उसने इसे एक स्पेशल कोटिंग कर दी थी, शायद वो गंदा नहीं था, वो एक स्पेशल क्राफ्टमैनशिप थी। लिन कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है मिस्टर जोसेफ, आपका जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, मैं इससे काफी इम्प्रेस हो गया हूँ। मुझे लगा था ये गंदा था लेकिन वो उसका डिजाइन था, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने सोचा आपकी जो स्वॉर्ड है वो गंदी होगी। सर जोसेफ इस बात को सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ, और मनी मन सोच रहे होते हैं ये हो क्या रहा है। वो कर्स जिसने सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर को बहुत ही परेशान किया था और बहुत सारे रेडिएंट नाइट को मार दिया था, वो चला गया है, वो भी ऐसे ही। जो बुक स्टोर ओनर है वो मजाक भी उड़ा रहा है उसे गंदगी कह के। वो कह रहे हैं वो जो कर्स था वो इस स्वॉर्ड का डिजाइन था, कहिए इस कारण कह रहे हैं क्योंकि वो उस स्वॉर्ड के साथ खेल रहे थे। लिन कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको लौटाने के लिए, उस कारण मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या आप कोई बुक को पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको वह फ्री में दे सका हूँ, अगर आप चाहते हैं खुद से चुनने के लिए तो आप चुन भी सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सर जोसेफ कहते हैं नहीं शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बुक नहीं चाहिए। एमसी सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा बुरा होगा अगर मैं इतना महंगा गिफ्ट लेने के बाद इन्हें रिटर्न गिफ्ट में कुछ भी ना दूं, क्यों ना मैं इस मौके का इस्तेमाल करूं और अपने स्टोरेज रूम को दिखाओ, उसमें बहुत सारी किताबें पड़ी है और मैं उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि जोसेफ खुद ही मेरे स्टोरेज रूम में जाए और उनमें से एक किताब को निकाले, क्योंकि जब तुम अनएक्सपेक्टेडली एक बुक को देखते हो जिसके बारे में तुमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी होती है, उस समय जो खुशी होती है वो काफी ज्यादा होती है और इससे हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा और वह एक अच्छा कस्टमर बन पाएगा। इससे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, बहुत बढ़िया है। लिन कहता है मेरे पास रिटर्न फेवर के तौर पे कुछ भी नहीं है, अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको वह फ्री में दे दूंगा, क्या आप वो लेना चाहेंगे। सर जोसेफ कहते हैं नहीं। एमसी कहता है लेकिन आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, मेरा जो स्टोरेज है वो काफी बड़ा है और उसमें अलग अलग तरीके की किताबें पड़ी है और जब उसमें देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। सर जोसेफ कहते हैं आपके दयालुतापन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए जो भी बुक आप रिकमेंड करते हैं वो एकदम अच्छा होता है, मुझे खुद से बुक चुनने की जरूरत नहीं है, आप मुझे जो भी बुक दे दीजिए वो मेरे लिए एकदम सूटेबल होगा और वो मेरे लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लिन ने दोनों हाथों को टेबल पे रखा है और कहता है ओ ऐसी बात है। वो मनी में सोचा होता है ये कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोल हीलिंग वर्ड्स इन्हें दे दिया है, ये बुक को खुद से भी चुन सकते थे लेकिन यह मुझ पे बहुत ज्यादा ही भरोसा करने लगे हैं, इसी कारण वो खुद चाहते हैं कि मैं उनके लिए बुक को चुनूं। ऐसा लगता है ये मेरे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, जैसे कि ओल्ड वर्ल्ड ही है, सही में जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। लेकिन ये बुरी बात है कि मैं अपने कलेक्शन को शो ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे दिखाना है अपने कलेक्शन को, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। सर जोसेफ एमसी के रिएक्शन को देखते हैं और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो मनी मन सोच रहे होते हैं ये जो बुक स्टोर का एक्सप्रेशन है ऐसा लग रहा है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। तभी उन्हें कुछ रियलाइज होता है, वो सोचते हैं रुको, उन्होंने आराम से ही कर्स को हटा दिया जिसने बहुत सारे रेडिएंट नाइट को परेशान किया था, शायद वो बहुत ज्यादा ही निराश है सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर के पावर को लेकर, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है जो सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर है वो इतने छोटे
से काम कोई नहीं कर पाया। साथ ही इन्होंने मेरी 2 बार मदद कर दी है और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इनके लिए एकदम धूल के बराबर हूँ जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बिना पावर के मैं कोई भी जस्टिस को डिलीवर नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं किसी को बचा सकता हूँ। इस बात को सोचते हुए जब सर जोसेफ है वो अपने पत्नी को याद कर रहे होते हैं, वो वही पल को याद कर रहे होते हैं जब जो डारिया थी वो मर रही होती है। डारिया की बॉडी पूरी तरीके से खून से भरी होती है। सर जोसेफ सोचते हैं लेकिन रियलिटी में मैं सिर्फ इनके गाइडेंस पे और गिफ्ट पर ही ताकतवर बना हूँ, मैं इनके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। और कौन ऐसा इंसान होगा जो कि खुद से ही बुक को चुनेगा, एकदम इडियट ही होगा। इतना बात सोचते ही हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि छींक रही होती है। फिर हम लोग लिन को देखते हैं जो कि ध्यान से सर जोसेफ के बुक के बारे में सोच रहे होते हैं। वह सोचता है जोसेफ को फेरी टेल्स की किताबें काफी ज्यादा पसंद है तो शायद उसके लिए एंडरसन फेरी टेल्स काफी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर मैं उसे सेम जोना की किताबें रिकमेंड करता रहा तो वो थोड़े दिन बाद बोर हो जाएगा। उसका मुझे दूसरे जोना की किताबें लेनी चाहिए क्योंकि उसके अभी के सिचुएशन पे एकदम सुटेबल रहे। फिर वह एक किताब को निकालता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है ये जो किताब है वो तुम्हें एकदम फिट बैठती है और ये तुम्हारी मदद करेगी। लिन की बात को सुनकर जो सर जोसेफ है वो थोड़े से हैरान होते हैं। एमसी उस बुक को दिखाता है, वह कहता है अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़िएगा तो मैं श्योर हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हम लोग उस बुक के टाइटल को देखते हैं जिसका नाम होता है व्हेन स्टार अलाइन। सर जोसेफ इस टाइटल को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं स्टार अलाइन पिरामिड। मैं बार बार अपने सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात कर रहा था, मेरी जो एबिलिटी है सेल्फ कंट्रोल की वो काफी बढ़िया है, लेकिन अभी मैं अपने प्रोस्टेटिक को भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। वो अपने प्रोस्टेटिक हैंड को संभाल रहे होते हैं और सोचते हैं ऐसा लगता है मैंने अभी अभी काफी डरावनी शक्तियों को देख लिया है, उस कारण मैं अपने आप को काफी कमजोर मान रहा हूँ। जिस समय पे मैंने गॉड के बीच में बैटल देखी थी वही मेरा सबसे अच्छा समय था। ऐसा लग रहा था आसमान में फायरवर्क देख रहा हूँ मैं। इस समय मेरे सामने ऐसी ताकत थी जिसको मैं कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, वो एकदम अलग ही लेवल पे थी। सर जोसेफ लिन की ओर देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं अब जो गॉड है वो मेरे लिए पर्सनली एक बुक को चूज किए हैं जिसका टॉपिक है कॉस्मोस। किसी को भी नहीं पता है कॉस्मोस के पढ़े क्या है। लिन कहता है इस कहानी को समझने में तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मुझे विश्वास है तुम ये पक्का ही समझ जाओगे। ये बहुत ज्यादा ही अच्छी कहानी है। ये एक फिक्शन का हिस्सा है। इस नॉवल में एक बिछड़ी हुई सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है जो कि खत्म हो चुकी है। तुम्हें इसे पढ़ के बहुत कुछ समझ में आएगा। सर जोसेफ लिन से वो किताब ले लेते हैं। वो सोच रहे होते हैं एक और दुनिया, क्या इनका मतलब कॉस्मोस से है? ये कह रहे हैं कॉस्मोस के परे भी एक दुनिया है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि कोसों दूर हमसे रहती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। वो इस किताब में लिखा हुआ है। क्या ये कोई एंसेंट सीक्रेट रूमर है या दुनिया की सच्चाई है जो सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है? सर जोसेफ डरते हुए उस किताब को खोलते हैं। उस किताब से बहुत सारी रोशनी निकलती है और अगले ही पल उनके सामने अंधेरा हो जाता है। वो चारों ओर देखते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं मैं यहाँ पे दोबारा से आ गया हूँ लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, ये है क्या? तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उन्हें कह रही होती है ये अनंत अंधेरा है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे कस्टमर। सर जोसेफ उस आवाज को सुनते हैं। वो आवाज आए कहता है कम से कम तुम यहाँ पे थोड़े भी खतरे में नहीं हो। सर जोसेफ को महसूस हो जाता है वो जो आवाज है वो पीछे से आ रही है, इस कारण वो जल्दी से पीछे मुड़ते हैं। वो कहते हैं कौन कौन है वहाँ पे? हम देखते हैं एक जगह पे जो कि एक छोटा सा रूम लग रहा होता है। सेल्फ पे बहुत सारी किताबें होती है। एक आदमी जिसके चेहरे पे मुखौटा होता है, मास्क, इतना भी हिंदी नहीं कहना चाहिए था, वो किताब पढ़ रहा होता है बड़े ही आराम से। वो कहता है ऐसा लग रहा है तुम कुछ ज्यादा ही काम हो गए हो, वो भी मेरे आवाज को सुनकर। तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। सर जोसेफ उसके मास्क की ओर देख रहे होते हैं। वो काफी कंफ्यूज लग रहे होते हैं और थोड़े से डरे हुए। वह मास्क मैन कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि तारों को देखने की कोशिश की और वो भी व्यर्थ किया। सर जोसेफ कहते हैं तारों को देखने की कोशिश, मुझे माफ कर दीजिएगा, पहले मुझे आप ये बताइए आप है कौन? वो मास्क मैन उस बात को सुनकर थोड़ा सा शांत रहता है, वो कुछ भी नहीं कहता है और अगले ही पल कहता है यहाँ पे मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है तो यह जानने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें मुझे नाम से ही कहना है तो तुम मुझे एल कह सकते हो, ये काफी बढ़िया रहेगा। सर जोसेफ इस बात को सुनते हैं और सोचते हैं लिंसी एल, क्या ये हो सकता है कि ये बुक स्टोर ऑनर ही हो? वो अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं ठीक है मिस्टर एल, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? तो मिस्टर एल होते हैं, वो कहते हैं ये कोई जगह नहीं है, अगर मैं इसे अच्छे से डिस्क्राइब करूँ तो तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें अब डिसाइड करना है तुम आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे। यह एक लास्ट पॉइंट है तुम्हारे डिसीजन का। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तुम्हें कभी न खत्म होने वाले पागलपन का सामना करना होगा और उससे बचना होगा, लेकिन जब तक तुम यहाँ पे हो तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। परंतु अगर तुम इस जगह को छोड़ के जाते हो तब मैं तुम्हारे माइंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहेगा। सिर्फ कुछ ही बंदे आगे बढ़ सकते हैं जिनका जो विल है वो स्टार ने कंज्यूम नहीं किया हो। अब क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और इस जगह को छोड़ने के लिए भी? सर जोसेफ कहते हैं हालांकि मुझे पता नहीं है ये स्टार क्या है और ना ही मुझे पता है क्या मैं बाइकॉन बन सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे सामने जो भी खतरा आएगा मैं उसका डट के सामना करूंगा, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मास्कमैन इस बात को
सुनता है और कहता है ठीक है, अब तुम्हारा जो डिसीजन का समय है वो खत्म हो चुका है। वो एक चुटकी को बजाता है। जैसे ही जो चुटकी होती है वो बजती है, वैसे ही उस ग्राउंड पे बहुत सारे डाइस गिरते हैं। कुछ डाइस स्क्वायर होते हैं और कुछ डाइस पेंटागोनल शेप के होते हैं। बहुत अलग अलग शेप के डाइस होते हैं। वो मास्कमैन कहता है तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं, इसमें काफी मजा आने वाला है। और मैंने अभी अभी नोटिस किया है इस कोड पे लिखा हुआ है एलके, यानी कि ये लिंजी तो नहीं है, ये कोई और है। और ये आपको पहले से भी पता था। और मैं बता दूं अभी जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो सेट हो रही है, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में आपको बताया जाएगा। और कुछ चैप्टर के बाद यानी कि थोड़ा सा पार्ट और लगेगा, यानी कि 2-3 वीडियोस या 4 वीडियोस लग जाएगी। और उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो लिंजी के बारे में, इंकी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। उस समय जो हमारा लिंजी है वो सोचने लगेगा मैं यहाँ पे क्यों हूँ, अब मैं ऐसे बकैती क्यों कर रहा हूँ भाई। आगे तो आप लोग देख ही लोगे, तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस मास्कमैन के इतना कहते ही सर जोसेफ को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो सोच रहे होते हैं ये हो क्या रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। सर जोसेफ काफी ज्यादा पैनिक लग रहे होते हैं। वो सोचते हैं क्या ये वही सो कॉल्ड गेम है जिसमें मैं फंस चुका हूँ और बस एक लाइन में ही इसने मेरे हिलने की एबिलिटी को रिमूव कर दिया है। ये अब मेरे साथ क्या करने का सोच रहा है। वो जो मास्कमैन होता है वो कहता है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तुम अपने कंपेनियन के साथ मूव करोगे। इतना कहते ही सर जोसेफ के बगल में ही एक अजीब सा सोल आ जाता है। सर जोसेफ उसे देखते हैं। वो सोच रहे होते हैं क्या इसकी यही पावर है, वो हवा के अंदर ही एक लाइफ को क्रिएट कर सकता है। इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिंदा आदमी मेरे बगल में हो, ये एकदम मेरे पार्टनर के जैसा है। ऐसा लग रहा है इसने मेरे दिमाग को देखा है, वो भी बस मेरे कुछ शब्दों से ही। वो जो मास्कमैन होता है वो डाइस को ऊपर उछालता है और कहता है तुम और तुम्हारा जो कंपेनियन है वो एक साथ मूव करेंगे, वो भी एक ऐसे बिल्डिंग पे जो कि खंडर हो चुका है। तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेगी जिससे तुम्हें पता चलेगा उस बिल्डिंग को बहुत पहले ही छोड़ दिया गया है, यानी कि एबेंडन, हर चीज टूटा होगा। तभी वो जो डाइस है वो उछलता है और हम देखते हैं सर जोसेफ एक अजीब से जगह पे आ गए हैं जहाँ पे वो जो डार्क सोल है वो है और सर जोसेफ है। और एक सीढ़ियों से रास्ता जाता है ऊपर की ओर जहाँ पे मास्कमैन होता है। अचानक ही वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बदल जाता है, वो एकदम एबेंडेंट जगह पे आ जाते हैं जैसा कि उस मास्कमैन ने कहा था। सर जोसेफ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं क्या ये अपने शब्दों से ही कुछ भी चीजों को बना सकता है, क्या ये कोई पावरफुल एग्जिस्टेंस है जो कि ड्रीम वर्ल्ड से यहाँ पे आया है, या वो ड्रीम वर्ल्ड का यूज कर रहा है रियलिटी को कवर करने के लिए। तभी कोई कहता है परसेप्शन सक्सेसफुल। वो मास्कमैन कहता है अचानक ही तुम्हारी स्पीड को कुछ नोटिस हुआ, कुछ अजीब सा। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हें जल्दी से पीछे देखना चाहिए। जो सर जोसेफ है वो पीछे मुड़ते हैं और मास्कमैन कहता है तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट है वो तुम्हें पीछे देखने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। वो जैसे ही अपने सर को पीछे मुड़ा के देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देख पाते हैं पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत ड्रामा सा मॉन्स्टर होता है जो कि उन्हीं की ओर देख रहा होता है। वो मास्कमैन कहता है तुम्हारे पीछे एक न बोलने वाला क्रिएचर है, वो अचानक से ही तुम्हारे पीछे आ गया है। सर जोसेफ इस चीज को देखते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये बंदा ऐसी भी चीजें बना सकता है, नहीं मुझे अब फाइट करनी होगी। वो अपने ईथर को फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो अपने ईथर को फोकस नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता चलता है इस बंदे ने बस उनके मूव करने की एबिलिटी को रिमूव नहीं किया है, साथ ही उसने सर जोसेफ के म्यूटेंट एबिलिटी को भी रिमूव कर दिया है। वो सोचते हैं नहीं ये क्या हो गया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो सर जोसेफ के हाथों पे आ जाता है। अगले पल जो सर जोसेफ है वो जोरों से चीखते हैं। उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो अपने दर्द को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। दूर जो मास्कमैन होता है वो कहता है तुम अब देखोगे और टच करोगे बहुत सारे अजीबोगरीब चीजों को, ऐसी बहुत सारी इमेज तुम्हारे दिमाग में आएंगी जो तुम्हें परेशान करेगी। बहुत सारे शब्द तुम्हें सुनाई देंगे जो कि तुम्हें लुभाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे दिमाग को करप्ट करने की कोशिश करेंगे। तुम ये पता नहीं लगा पाओगे हेलुसिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। धीरे धीरे तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो खोती जाएगी और जो डर है वो तुम्हारे दिमाग पे हावी होता रहेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम एक अनंत दुनिया में आ चुके हो जिसका कहीं पर भी अंत नहीं है। तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा। मिस्टीरियस फोर्स का मतलब है यही जो ड्रीम वर्ल्ड से मॉन्स्टर आए हुए हैं। और जब तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी सोचने की क्षमता बाकी रहेगी तुम आखिरी पलों में करोगे क्या। हम लोग सर जोसेफ को देखते हैं जिनके दिमाग में अब थोड़ी सी सोचने की क्षमता होती है। उनका जो आंख होता है वो धीरे धीरे लाल होता जा रहा होता है। वो मास्कमैन की बातों को सुनते हैं और कहते हैं मैं अपने कंपेनियन को आगे भेजूंगा जिससे वो बहुत ज्यादा ही आगे पहुंच सके। हम देख पाते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो सर जोसेफ को पूरी तरीके से निगल चुका है। धीरे धीरे जो सर जोसेफ है वो कंज्यूम होते जा रहे हैं। वो मास्कमैन सर जोसेफ की बातों को सुनता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं जिस मॉन्स्टर ने सर जोसेफ को पकड़ रखा होता है वो वहाँ से दूर हट जाता है और ये वही सेम ड्रीम वर्ल्ड का मॉन्स्टर है जिसे डोरिस ने बुलाया था। और धीरे धीरे करके सर जोसेफ नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ड्रीम वर्ल्ड का मॉन्स्टर मास्कमैन के कमरे को पकड़ा होता है। जब वो नीचे गिरे होते हैं तब उन्हें आवाज सुनाई देती है तुमने ये कर दिखाया। और वो एक दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर उठते हैं, अपने सर को पकड़ते हैं और कहते हैं मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कोई फुसलाने वाले शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा
है वो जो पागलपन वाला गेम है वो आखिरकार खत्म हो ही चुका है। वो इतना कहता ही है तभी उनके बगल में एक अजीब सी चीज बनना स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं एक दूसरे मॉन्स्टर को जिसके पास बहुत सारे पैर होते हैं। सर जोसेफ इस चीज को देख के काफी हैरान होते हैं, वो खड़ा होते हैं और भाई लोग हम लोग एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है बबल ऑफ कंफ्यूजन और लिटरली उसके बहुत सारे आंख होते हैं। सर जोसेफ उसकी आंखों को देखते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता है वो कहाँ पे है, वो उसकी आंखों में है या जहाँ पे वो बैठे हुए वहाँ पर। और हम लोग एक एक करके बहुत सारे मॉन्स्टर को देखना स्टार्ट करते हैं। मैं उन सभी का नाम बताता हूँ, वो भी धीरे धीरे बताऊंगा जिससे एडिटर जल्दबाजी न करे और ना ही बहुत सारे फोटोज को स्किप कर दे, बहुत आलसी है यार। पहला मॉन्स्टर है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा डरावना मॉन्स्टर होने वाला है क्योंकि यूनिवर्स नाम है भाई। दूसरा है स्टाउटिंग टोल प्रोट्यूजन म्यूटेटेड मैटिंग बैटिंग ड्रम्स हेलिस ट्यूब आर प्लेइंग राउंड हिम डांस द अदर गॉड्स वॉइसलेस माइंडलेस स्वैम्पिंग। ये बहुत अजीब अजीब नाम है, मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि अच्छा एडिटर है भाई, कट कर देगा। और उसके बाद जो सर जोसेफ की आंखें होती है वो खुल जाती है, वो उस बुक स्टोर में पहुंच गए होते हैं। वो जोर से सांस लेते हैं और उनके चेहरे पर से पसीना गिर रहा होता है, उनकी बॉडी कांप रही होती है और सोचते हैं आखिरकार मैं जोसेफ वापस आ ही गया, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जिस बुक को मैंने देखा मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं जोर से चिल्लाना चाहता हूँ जब तक मेरे जो लंग्स है वो फट न जाए। मेरा जो दिमाग है वो अब काम नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो अपने आंखों को बंद करते हैं, वो सोच रहे होते हैं मुझे अब उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी मुझे शांत रहना चाहिए। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है ये जो बुक स्टोर ऑनर का इंटेंशन क्या है। फ्रिक्शनल नॉवल माई फुट ये तो बस एक बहाना था जिसे मैं पैनिक न करूँ। शायद ये मुझे एहसास दिलाना चाह रहे थे कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ही सोचने की क्षमता होगी तो तुम क्या करोगे, उस समय तुम्हारा जो कदम होगा वो कैसे काम करेगा, तुम्हारा अगला मकसद क्या होगा। मकसद, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट नहीं। सर जो सब मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छी बात यह है कि अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ, जो सालों से चलता हुआ बोझ है वो अब हट चुका है, अब मुझे इसकी आदत लगानी पड़ेगी। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये इतना भी बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा है मैं जो असेसमेंट है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, मैं जो जजमेंट है वो गलत नहीं है, बल्कि जो हाईएस्ट लेवल है सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर का वो सिर्फ क्लास आई है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो बुक स्टोर ऑनर है वो क्लास आई के भी ऊपर है, कोई भी इसके लेवल का पता नहीं लगा सकता है। सर जोसेफ फिर एक सवाल पूछते हैं लिन से, वो जो कहानियां थी क्या वो भी एक सिविलाइजेशन का पार्ट है। वो अपने बुक को आगे रखते हैं, लिन उनकी बातों को सुनता है और काफी ऑकवर्ड सा होता है। वो सोच रहा होता है ये किस तरह का सवाल है। हाँ मुझे पता था इन्हें ये बुक पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होने वाली है, बूढ़ा आदमी क्या करेगा भाई, लेकिन तब भी ऐसा सवाल ऐसा लगता है इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। वो उस बुक के टाइटल की ओर देखा, डिसिसिव मोमेंट इन हिस्ट्री, और कहना स्टार्ट करता है ऑफ कोर्स वो जितने भी मोन्यूमेंट थे वो सब ओल्ड सिविलाइजेशन के थे और उन मोन्यूमेंट से ही पता लगता है इतिहास के बारे में। एक बिल्डिंग को देखकर ही इतिहास लिखा जाता है, लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है तुम कितने ज्यादा ग्रेट हो, लेकिन एक न एक दिन तुम समय के बहाव में मिट जाओगे। सर जो सब इस बात को सुनते हैं और उन्हें समझ में आ रहा होता है, वो कहते हैं हाँ, और मनी मन सोच रहे होते हैं ये जो बुक स्टोर ऑनर है वो सही है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। ये जो बुक है वो उन सभी पावरफुल क्रिएचर को एक सील में बंद करके रखी है और वो ड्रीम वर्ल्ड में रहेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। जब तुम एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हो तभी तुम उन्हें समन कर सकते हो, लेकिन इस तरह के जो समन होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्क के साथ आते हैं और इसके हिसाब से वो सब एक हायर सिविलाइजेशन के मेंबर हुआ करते थे, जैसे कि एक एंशिएंट किंगडम में होते हैं। ऐसे लग रहा है वो सब बिखर गए और आखिर में उन्हें सील कर लिया गया। और जहाँ तक रही उन्हें पकड़ने की बात, तो उन्हें सिर्फ एक ही आदमी पकड़ सकता है, वो जो मेरे सामने बैठा है, बुक स्टोर ऑनर। सर जोसेफ लिन को बहुत ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। लिन काफी कंफ्यूज होता है, वो मनी मन सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जो सर जोसेफ है कुछ अजीब सी चीजें ही सोच रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा ही तेज इंसान है, मैं इनके ज्ञान को अपने से कंपेयर भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे इन्हें थोड़ा सा गाइड कर देना चाहिए। शायद इनका जो दिमाग है वो भी बूढ़ा हो चुका है, इस कारण थोड़ा सा मदद करना ही होगा जिससे इनका जो रीडिंग एक्सपीरियंस हो वो काफी बढ़िया हो। वो बताता है मुझे पता है आप थोड़े से नाखुश होंगे, लेकिन ये नॉर्मल बात है क्योंकि आखिरकार ऐसा नहीं है कि आप इस बुक के सभी चीजों को समझ सकते हैं, इस कारण आपको इतना भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो भी समझ में आया है उसे आपको अपना बनाना होगा। सर दोस्तों कहते हैं मुझे उसे अपना बनाना होगा और अपने लिए यूज करना होगा, इसका मतलब क्या है। वो खड़े होते हैं और कहते हैं मेरे लिए ये काफी ज्यादा ट्रिकी होगा। लिन कहता है आप अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बुराई कर रहे हैं, आखिर में ये आपका ही डिसीजन है, इस कारण आपको इसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। वह स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है आपका जो पास्ट है उसमें बहुत सारा पेन होगा या बहुत ज्यादा ही प्राइड होगा, लेकिन आपको उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। नई लाइफ में चैलेंजेस आना ये बहुत ज्यादा नेचुरल बात है। आपको पहले इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहिए
चाहिए और इस बुक में जो भी लिखा हुआ है उससे अपने लाइफ में यूज करना चाहिए। इस बुक को मेरी तरफ से तोहफा समझिए और अच्छे से पढ़ जाइए। सर जोसेफ कहते हैं आपके दयालुपन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही आपने जो मुझे सिखाया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैंने आज बहुत कुछ आपसे सीखा है। लिन कहता है इतना भी दयालु होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपने आइडिया को दूसरों से बांट रहा हूँ। हाँ, एक कोट है जो मैं आपको दे सकता हूँ अभी के समय। वो कहता है लाखों लोग एक नेशन में होने जरूरी है जिससे जो जीनियस है वो उन सबको कंट्रोल कर सके और एक अच्छा इंसान बना सके। वैसे ही बहुत सारे आइडल वुमेन का जो समय है वो बर्बाद होना जरूरी है। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट होने से पहले जो उनका मूवमेंट है वही हिस्ट्री में लिखा जाता है और बहुत सालों तक याद रखा जाता है। अगर ऐसा क्रिटिकल मूवमेंट इस दुनिया में आएगा तब यह वर्षों तक नहीं 100 साल तक याद रखा जाएगा। जब ऐसा ताकतवर इंसान इतिहास के नसीब से टकराएगा तब बहुत बड़ा धमाका होगा और उस मूवमेंट पे नया सिविलाइजेशन बनेगा और वही मूवमेंट होता है एक हीरो के लिए स्टेज, जहाँ पे एक हीरो चमकता है। ऑफ कोर्स मैं आपको हीरो बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो दुनिया है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है हीरो बनने के लिए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा ही है। आप एक इंसान है और इंसानियत की यही एक खास बात होती है, आपको अपने लिमिट के अंदर ही जीना होता है और आपको अपनी लिमिट पता भी होती है। इस कारण अपने आप को ना ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट करे और ना ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करे। बस आपको समय आने पे अपने डेस्टिनी को फुलफिल करना है। आपको जरूरत नहीं है कि आप एक स्टार की तरह अनंत काल तक चमकते रहे, बस आपको एक स्टार को फॉलो करना है और उसी की रोशनी के अंदर आगे बढ़ना है। आपका जो विश्वास है वो उससे हटना नहीं चाहिए और वैसा करते ही आपका जो एग्जिस्टेंस है वो भी चमकने लगेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने ज्यादा अंधेरे में हो। फिर आपको एक लैंप की रोशनी को मुझाना है तो वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक लैंप की रोशनी को मुझा नहीं सकते हो। हम लोग सर जोसेफ को देखे हैं जब वो ओथ ले रहे होते हैं, और हाँ, जिस सेरेमोनियल शॉट थी वो इसी को कहते हैं। अभी ये शॉट को देख रहे हो, यह सेरेमनी में यूज की जा रही है। लिन कहता है वो जो लैंप है वो तुम्हारी रोशनी बनेगी जिसे कोई भी नहीं मुझा सकता है। हम लोग उस सेरेमोनियल मूवमेंट में देखे हैं, वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है ट्रेनिंग नाइट जोसेफ अब्राहम, क्या तुम लाइट को साक्षी मानकर कसम खाते हो कि तुम हमेशा ही अपने लाइफ में जस्टिस करोगे? सर जोसेफ कहते हैं हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा ही अपने स्वॉर्ड से जस्टिस करूंगा। सर जोसेफ इस मूवमेंट को देख रहे होते हैं तभी जो लिन होता है वो उस किताब को बंद करता है और कहता है आप भूलिएगा नहीं जैसा आप अभी महसूस कर रहे हैं। इस किताब को रखिए और हमेशा याद रखिए सभी लोग के पास अपना एक नसीब होता है। शायद ये जो किताब है वो आपके डेस्टिनी को पूरा करने में मदद कर सकती है। सर जोसेफ उस बुक को लेते हैं और उस बुक स्टोर से बाहर आ जाते हैं। सर जोसेफ ऊपर आसमान की ओर देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं इस बारिश को देखे मुझे कुछ नॉस्टैल्जिक महसूस हो रहा है, मुझे कैसे भी करके एकदम शांत रहना होगा। हम देख पाते हैं बारिश में उन पर एक भी बूंद नहीं गिर रही होती है क्योंकि उनके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये मैंने लगभग 4 बार एक्सप्लेन कर दिया होगा, लेकिन तभी भी मजा आता है भाई बोलने में, एकदम गोजो की तरह हो रहा है। हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना तुम लोग में से कौन गोजो के फैन हो, क्या इनका हाल वैसा ही होने वाला है जैसा की गोजो के साथ हुआ था। सर जोसेफ अपने फिस्ट को बंद करते हैं, कोई बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में, और मुस्कुराते हुए कहते हैं अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आखिरकार इतने दिनों के बाद मेरे कंधों पर जो बोझ था अब हट चुका है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस साफ हवा को। इस नोकिन शहर में इतनी साफ हवा भी बहती थी, मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं चला। इतने सालों के बाद मुझे अब बहुत ज्यादा ही एनर्जी महसूस हो रही है। नहीं तो मैं जो दिमाग था वो कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहा था उस स्वॉर्ड के एनर्जी के साथ। आखिरकार इतने सालों के बाद मैं अब फ्री हो चुका हूँ। मुझे बार बार सर दर्द का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर मैं जो विल था और जो एविल मैजिक थी वो फाइट कर रही थी। मुझे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था उस पावर को कंट्रोल करने के लिए, और उसके अंत में मुझे सिर दर्द हुआ करते थे, लेकिन अब मेरे सिर में कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। अब सब कुछ एकदम शांत है। एक नाइट होने के नाते मुझे हमेशा ही बैटल में जाना पड़ता था और ऐसी हालत के साथ यह एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अपने राइट हैंड को खो दिया था उस ओल्ड विजार्ड के साथ फाइट करने के समय। मेरी जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा बदतर होती गई। हालांकि जो मैजिक स्वॉर्ड है जिसने मुझे इतने साल तक परेशान किया था वो अब किसी और ने ले लिया है, और उसके ऊपर जो कर्ज था उसे भी निगल लिया है। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ बुक स्टोर ओनर का। ऐसा लगता है मेरी जो बहुत बड़ी बीमारी है वो खत्म हो चुकी है। मैं पूरी तरीके से आजाद महसूस कर रहा हूँ। वो अपने हाथों को ऊपर करते हैं और कहते हैं मैं अब आजाद हूँ। अपने वेपन को खोने के बावजूद भी मैंने अपने डिटर्मिनेशन को और कॉन्फिडेंस को वापस पा लिया है। जो बुक स्टोर ओनर है उसने मुझे एक बुक दिया है एक गिफ्ट के तौर पे। हालांकि मैंने इसे एक्सपेक्ट किया था। वो मुझे ऐसे ही खाली हाथ बाहर नहीं जाने देंगे। वो बहुत ज्यादा ही दयालु है। वो चाहते हैं कि वो कैसे भी करके दूसरों की मदद करे। इस पावर को अडेप्ट करने के बाद मैं एकदम पीक में चला जाऊंगा जैसे कि मैं अपने प्राइम में हुआ करता था। मुझे बस धीरे धीरे करके चेंज होना होगा और मेरा जो नया वर्जन है वो तैयार हो जाएगा। तभी सर जो सब ये सोचते हुए चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही वो किसी से टकराते हैं। वो जो बंदा होता है वो कहता है मुझे माफ कर देना। वो बंदा जैसे ही सर जैसो के बगल से गुजरता है सर जैसो को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उसकी ओर देखते हैं और सोच रहे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा, ये एक हंटर है जिसके पास एक्सट्रीमली प्योर सोर्स ऑफ ब्लड है। अगर इसके ऑरा सप्रेशन को देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कम से कम ये एक डिस्ट्रक्शन लेवल का पावर को पोजेस करता है। पूरे व्हाइट वुल्फ में इसके जैसा कोई भी नहीं है। क्या ये एक
एक सोलो हंटर है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर, वो भी नोकिन जैसे शहर में घूम रहा है इतने आराम से। क्या मुझे इससे कुछ पूछना चाहिए? लेकिन क्या होगा अगर ये मुझसे कोऑपरेट करना बंद कर देगा? क्या मैं उस हालत में हूँ जहाँ पे मैं इससे फाइट ले सकता हूँ? भूल जाओ, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। डिस्ट्रक्शन लेवल के साथ इंटेरोगेशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज्यादा ही रिस्की होता है। मेरे पास अभी कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं है, तो मैं इसे पूछूंगा क्या? साथ ही जो सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर है वो भी बहुत प्रॉब्लम में फंस सकता है। वो घूमते हैं और आगे की ओर बनना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने आप को बस सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने इसके अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट को महसूस भी नहीं किया है। मुझे नहीं लगता है ये कोई परेशानी खड़ा करेगा। इसका नहीं इसे छोड़ देना चाहिए। जब कोई परेशानी खड़ी करेगा तब मैं इसे निपट लूंगा। लेकिन अभी भाई देखो, ये डर के भाग रहा है और बोल रहा है बाद में मैं इसे निपटूंगा। हाँ, लेकिन बाद में इसकी पावर बढ़ सकती है क्योंकि हमारे एमसी ने इसे एक बुक दिया है और वो उसे अच्छे से फॉलो करेगा तो ये पावरफुल बन सकता है। फिर हम लोग उसी बंदे को देखते हैं। हम देख पाते हैं उसने अपने हाथ में एक नाइफ को निकाल लिया होता है। जैसे ही वो देखता है कि सर जोसेफ वहाँ से चले गए हैं, वैसे ही वो अपने नाइफ को वापस रख लेता है। फिर हम लोग सर जोसेफ पे देखते हैं जो कि कॉल मिलाते हैं क्लॉड को। वो कहते हैं क्लॉड, जो मैंने मिशन दिया था वो कैसा जा रहा है? क्लॉड कहता है यह एकदम स्मूथ जा रहा है। हम लोग व्हाइट और फ्रंटा के सब कुछ की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन हम अभी भी काफी ज्यादा केयरफुल है। सर जोसेफ उसकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, जब भी तुम फ्री हो तो याद रखना तुम्हें इकट्ठा करना होगा एक रिसोर्स मटेरियल को जो कि किंगडम ऑफ एल्फोज का लैंग्वेज है। उस बुक स्टोर ऑनर ने जब मेरे स्वॉर्ड को देखा था तब उसे एक लैंग्वेज दिखा था मेरे स्वॉर्ड पर। मुझे उसी लैंग्वेज के बारे में जानना है। और हाँ, जब तुम इंटेल इकट्ठा कर रहे हो तो याद रखना नोकिन शहर में एक व्हाइट हेयर का सोलो हंटर भी है, तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। शायद वो डिस्ट्रक्शन लेवल का हंटर है, इस कारण जितना दूर हो सके उससे उतना ही दूरी बना के रखना और इंटेल को इकट्ठा करना। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इस कारण मैं आज मिस्ट्री टावर में नहीं आ पाऊंगा। अगर कुछ भी होता है तो खुद से निपटा लो, बार मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें किस बात की सैलरी मिलती है? क्लॉड कहता है ये सर, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, आप बहुत ज्यादा ही मेहनत करते हैं, इस कारण आपको आराम की जरूरत पड़ेगी। सर जोसेफ फोन को काटते हैं और अंग्राइया लेते हुए कहते हैं और मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार मुझे काम से आराम मिल गया, मैं अब कोई भी काम नहीं करूंगा। काफी लंबा समय हो गया है जब से मैंने काम से छुट्टी नहीं ली है, अब से मैं एक सप्ताह तक ब्रेक रहूंगा, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं अब काम के बारे में भूल जाऊंगा। एक ब्रेक, हाँ मुझे यही तो चाहिए था। उसके बाद मेरी जो एनर्जी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो अपने गेट को खोलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हाँ मुझे याद है कुछ रिसर्च मटेरियल मेरे स्टडी रूम में भी है जिसे बहुत ज्यादा धूल आ गई होगी, मुझे वहाँ पे देखना चाहिए। क्या मुझे एंसेंट लैंग्वेज के बारे में कुछ भी मिलता है वहाँ पे? बस सोचते हैं कितना अच्छा बात होता अगर मेलिसा उस बुक स्टोर ओनर का थोड़ा सा भी ज्ञान ले लेती था, एक बूंद सा भी, तो वो बहुत ज्यादा ही तेज हो जाती था। वो जैसे ही किताबों को पढ़ती है तो उसका सर दर्द करने लगता है। लेकिन मुझे इतना भी चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे फर्क ही क्या पड़ता है, एक नाइट को पढ़ना चाहिए या नहीं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक वो फाइट कर सकता है तब तक वह इस दुनिया में सर्वाइव करेगा। वह गेट खुल के उस रूम में एंटर करता है। जैसे वो उस रूम में आते हैं वैसे ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं उनके चारों ओर बुक फैले होते हैं और वहाँ बहुत सारे बुक हैं। वो सोच रहे होते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। वो अपने कोट को बाहर निकालते हैं और एक जगह पे टांग देते हैं। फिर उनकी नजर घड़ी पे जाती है। वो कहते हैं अभी 6:30 हुआ है। इस समय पे जो मेलिसा है वो डिनर बनाती है। हालांकि मुझे किचन से कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि किचन में कोई कुक कर रहा है। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसकी जो कुकिंग स्किल है वो काफी बढ़िया है। मेरी जो क्यूट गर्ल है वो अभी एप्रन को पहनकर कुकिंग कर रही होगी और बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड बना रही होगी। उसे समझना चाहिए मैं कितना ज्यादा काम करता हूँ और जब मैं काम से लौटता हूँ तो काफी ज्यादा थका रहता हूँ। इस कारण से मेरे लिए भी खाना प्रिपेयर करके रखना चाहिए। उसे ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ी भी ऐसी नहीं है। फिर सर जोसेफ सभी बुक्स को देखते हैं। वो एक बुक को उठाते हैं, उसके टाइटल को देखते हैं। उस बुक का नाम था और नाइट्स जस्टिस, जिसे लिखा था बगी ने। सर जोसेफ उस बुक के ऑथर की ओर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं मुझे याद है इस बुक के ऑथर के बारे में, ये जोसेफ विंगस्टन है। तभी सीन सेव होता है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी कहता है मेरे लगेज को पैक करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कल से मैं बैटल सेक्शन और नाइट ऑफ द ग्लोरी चिवैलिक ऑर्डर का कमांडर नहीं रहूंगा। कुछ कॉमनर से रिपोर्ट कर दिया है मैं जो कॉम्बैट स्टाइल है वो नाइट के लिए सूटेबल नहीं है। हालांकि मैंने अपने कॉम्बैट स्टाइल को इस बुक में लिख दिया है, तुम्हें उसे प्रैक्टिस करना होगा। समझ गए? मैं आशा करता हूँ तुम मेरे कॉम्बैट लेसन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और एक ताकतवर इंसान बनोगे। इस बंदे के पीछे जो बंदा होता है वो कहता है कमांडर, तभी कमांडर कहते हैं मुझे पता है वो सब सोचते हैं कि हमारे फैक्शन को एकदम अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन तभी भी मेरे पास भी अपने ओपिनियंस है। जब तक तुम्हें होली लाइट पे विश्वास है तब तक इससे फर्क नहीं पड़ता है तुम कैसे फाइट करते हो, तुम्हें बस जीत से असर पड़ना चाहिए। हमें कैसे भी करके किसी भी फाइट को जीतना है। हम लोग बस सेम मेटर से फाइट नहीं कर सकते हैं कि हम लोग घोड़े से चिपके रहे और स्वॉर्ड से फाइट करते रहे, ऐसा कभी भी अच्छा नहीं होगा। जो हमारा घोड़ा है वो हमारे लिए बोझ बन चुका है। सर जोसेफ कहते हैं ये बात सही है, वो बहुत ज्यादा ही अच्छा असिस्टेंट था और छिपके अटैक करने में भी वो बहुत ही पावरफुल था। वो दूर से पॉइजन नाइफ्स को भी बहुत अच्छे से फेंकता था। उसका जो मोटो था वो था कि नाइट कैसे भी करके लोगों को मार सके, लेकिन वे सब आउटसाइडर्स थे
के सर जोसेफ एक और फाइल को निकालते हैं और उस पेपर को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं हाँ, उसका जो डिसाइपल था वो बहुत ज्यादा ही परेशानी खड़ा किया था। हम उसके डिसाइपल को देख पाते हैं जिसका नाम होता है हानायामा कोरू, कमांडर ऑफ द नाइट ऑफ द कॉम्बैट सेक्शन ऑफ द सीक्रेट टावर। अगर छोटे शब्दों में कहूँ तो ये सीक्रेट टावर का कॉम्बैट सेक्शन का कमांडर ऑफ द नाइट था। कोई उससे पूछता है तुम्हें इस मिशन के बारे में क्या कहना है। हानायामा अपने चश्मे को ठीक करता है और कहता है मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम जीत नहीं सकते हो तो तुम्हें ट्रेन करना चाहिए, अपने ओपोनेंट के हर एक मूव को पढ़ना चाहिए। यह सब कुछ एक कमजोर आदमी करता है क्योंकि वह अपने आप को दिलासा देना चाहता है। वो थोड़ा थोड़ा दिन पर दिन इम्प्रूव हो रहा है लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बस अपने समय को बर्बाद करता है। तुम कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न कर लो, तुम एक हद के पार नहीं जा सकते हो। क्या तुमने कभी भी नाइट ऑर्डर की कहानी के बारे में सुना है? यह कहानी 1616 की है। बहुत सारी चीजें हुई थी जिससे हम लोग का जो नया शहर है नोकिन वो बना था। एक दिन एक भटका हुआ नाइट नोवेल फैमिली में गया था। वो नोवेल फैमिली थी हानायामा की और वो पूछा क्या हुआ वहाँ पे एक रात बिता सकता है। तभी जो सर जोसेफ होते हैं वो फोर्थ डायमेंशन को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। वो कहते हैं तो यह कारण है कि तुम इतने परेशानी में फंस जाते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही लापरवाह हो। इंटर इकट्ठा करने की जगह तुम ये सब करते हो। क्लॉड अपने टीचर को शांत करते हुए कहता है टीचर शांत रहिए नहीं तो आप मुझे मार दीजिएगा। सर जोसेफ गुस्से में उस बुक को बंद करते हैं और कहते हैं मैं ये महसूस कर सकता हूँ, मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो काफी बढ़ चुका है। जैसे ही मुझे वो बात याद आती है चलो उसके डिसाइपल के बारे में बात नहीं करते हैं, कम से कम जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि बगे पे मेरा कोई अच्छा इंप्रेशन है। इसके बारे में सोचो तो ये काफी ज्यादा बढ़िया है कि वह एक डिसाइपल नहीं है। फिर वह बहुत सारी किताबों को अपने टेबल पे रखते हैं और कहते हैं ये सब किताबें नाइट के बेसिक के बारे में है। इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत अच्छा है। वो काफी यूजफुल भी हो सकता है एक न्यू कमर के लिए जो कि ट्रेन कर रहा है। हालांकि एक नाइट होने के नाते जो कि ग्लोरिक चिवेलिक ऑर्डर में काम कर चुका है, मैंने पर्सनली मेलिसा को ट्रेन किया है। इस कारण मेलिसा को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही बहुत ज्यादा ही अच्छा हूँ। ये बुक मेरे सामने एकदम बेकार है लेकिन अभी के समय ये सब बुक खुली हुई है। यहाँ चल क्या रहा है? वो एक दरवाजे के पास आता है और उस दरवाजे को खोल के कहता है मेलिसा। हम लोग मेलिसा को देखते हैं जो कि किताब पढ़ रही होती है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, पूरे घर में लाइट है लेकिन इसके कमरे में लाइट क्यों नहीं है भाई? ये तो सेम बात हो गई जब पापा कहते हैं कि बेटा मैं मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा करता था। लिटरली भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है और इसके पूरे घर में लाइट है तो यहाँ पे क्यों नहीं है? और ये एक लैंप से पढ़ रही है। सर जो सब चारों ओर किताबों को देखते हैं और वो काफी हैरान होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि जो प्यारी बेटी है वो इतने सारे किताबों को पढ़ चुकी है, ये पढ़ रही है। वह किताबों को साइड रखते हुए उस रूम में एंटर करते हैं। वो कहते हैं मेलिसा तुम ये क्या कर रही हो? हम लोग मेलिसा को देखते हैं जो अभी भी नहीं रुकी है। वो पेज को पलटा रही होती है और कहती है मैं सीख रही हूँ। इस बात को सुनकर सर जो सब काफी कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं मेलिसा मेरी प्यारी बेटी तुम्हें हो क्या गया है? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो पढ़ने से नफरत है तो तुम अभी क्यों पढ़ रही हो? क्या कुछ हुआ है? जब से तुम 4 साल की थी तब से ही तुमने यह बात कही थी कि तुम्हें कभी भी पढ़ना नहीं है। मेलिसा कहती है उस समय मैं बहुत ज्यादा ही मूर्ख थी, इस कारण मैंने यह कहा था। मुझे अब सब कुछ समझ में आ चुका है। मैं बहुत ज्यादा ही इग्नोरेंट हो गई थी और यही कारण कि मैं अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाई हूँ। जब तक मैं कुछ सीखूंगी नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इस कारण मुझे आगे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने 4 साल के यंगर सेल से मिल पाऊंगी तो मैं उसे बहुत ज्यादा ही मारूंगी और कहूंगी पढ़ो, तुम्हारे चक्कर में मैं बाद में बर्बाद होने वाली हूँ। इस कारण तुम्हें पढ़ना होगा जिससे मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाए। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं अभी से स्टार्ट कर सकती हूँ। सर जो सब उसके ऐसी बातों को सुनते हैं बस सर पे अपने सर को लगाकर टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तुम्हें फीवर ओवर नहीं हुआ पक्का? मेलिसा कहती है नहीं, मेरा जो दिमाग है अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ था। मुझे समझ में आ चुका है मैं कितनी कमजोर हूँ और कितनी स्टूपिड। मैंने पढ़ाई पर से गिव अप कर दिया। इसी कारण मैं जो सेल्फ डिसिप्लिन है और मैं जो लर्निंग है वो खराब होते गए जिससे मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाई हूँ और इस कारण मैं बहुत ज्यादा पैनिक में हूँ। मैं पक्का ही फेलियर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और भाई अगर ध्यान दिया जाए तो ये रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो भाई कुछ भी नहीं हो सका होता है, लेकिन भाई तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। और इसमें जो भी शब्द बोले हैं मेलिसा ने वो बहुत ज्यादा ही अच्छे शब्द है और इसी कारण मुझे ये मानना पसंद है और मैं इसे कंटिन्यू किए जा रहा हूँ। मुझे एक बंदे ने कमेंट भी किया था भाई इस मानव को पढ़ के उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा है और वो अपने पढ़ाई को भी स्टार्ट कर पाता है। मुझे नहीं पता है कैसे, लेकिन भाई हाँ है बहुत सारे बंदे। इस कारण मैं अभी इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हालांकि इसे बहुत सारे चैप्टर है और भाई क्या ही बोलूं भाई, इसे मुझे रेंडर करने में टाइम लग जाता है। इस बात को सुनकर सर जो सबका जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है। वो सोच रहे होते हैं क्या ये मेरी प्यारी बेटी है जो कि बहुत ज्यादा लापरवाह थी या किसी ने इसकी जगह को ले लिया है? हाँ स्पिरिट ऐसा हो सकता है, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। तभी मेलिसा कहती है मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। आपकी जो टीचिंग है वो बहुत ज्यादा ही खराब है। आपका एक्सपीरियंस से कोई भी मेथड नहीं है और ये बहुत ज्यादा ही फालतू बात है। मैंने इतने साल आपके साथ प्रैक्टिस किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, पर कुछ ही समय इस बुक से पढ़ने से मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है। इस बात को सुनकर सर जो को बहुत ज्यादा ही बुरा लगा है। वो खून की उल्टियां करना स्टार्ट करते हैं। फिर वो अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं मैं। तभी मेलिसा कहती है लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इन सभी किताबों को खत्म कर लिया है और मैं बहुत ज्यादा ही पास हूँ। अपने
अपने पाथ को ढूंढने के लिए। वो पाथ मेरा होगा। अभी भी इतना ज्यादा लेट नहीं हुआ है, इस कारण मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकती हूँ। सर जोसेफ मेलिसा की ऐसी बातों को सुनते हैं और काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं रुको, सब कुछ तुमने इन सभी किताबों को पढ़ लिया है? मेलिसा कहती है हाँ, मैंने सभी किताबों को पढ़ लिया है। और हम देख पाते हैं उस रूम में बहुत सारी किताबें होती है, एक दो किताबें नहीं होती है। सर जोसेफ कहते हैं तुम इन किताबों को कब से पढ़ रही हो? मेलिसा कहती है मैंने इन किताबों को कुछ दिन पहले ही एक दिन में बोरो किया था और लगभग मैं 3 दिनों से इन्हें पढ़ रही हूँ। इस बात को सुनकर जो सर जोसेफ होते हैं वह मेलिसा के गॉगल्स को निकाल देते हैं। जैसे ही मेलिसा के आंखों पर से गॉगल्स हटता है और हम मेलिसा की हालत को देख पाते हैं। उसकी जो आंख होती है वो लाल पड़ गई होती है और आंख के नीचे डार्क सर्कल हो गए होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है डैडी आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन धीरे धीरे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सर जोसेफ मेलिसा को कैच करते हैं और उसकी हालत को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं मेलिसा बेहोश हो गई है। सर जोसेफ की नजर एक किताब पर जाती है और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग उसी सोलो हंटर को देखते हैं जो कि अपने जगह पे पहुंच गया होता है। वो कहता है मैं सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इतनी जल्दी तो सोसाइटी के पास पहुंचूंगा। हम लोग देखते हैं वो जो बंदा होता है वो ड्रैगन के स्केलेटन के सामने खड़ा होता है। वो आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है मैं सही में विश मांगा था कि मैं इस जगह को दोबारा न देखूं। एक हंटर को किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। एक हंटर का लाइफ ब्लड से, फाइट से, ताकत से, क्योर से और पागलपन से भरा होता है। एक हंटर जंगली जानवर की तरह होता है जिसे इंसानों के बीच में छोड़ दिया जाता है। और इस बात को हम लोग एक पैनल से देख सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो हंटर होता है वो एक शिकारी की तरह होता है, यानी कि एक भेड़िए की तरह। वो हमें आगे बताता है ये एकदम अपोजिट है टू सोसाइटी के, जो कि पूजा करते हैं ज्ञान की, रैशनैलिटी की, जो मुझे घुटन देती है। मैं उस जगह पे रह भी नहीं सकता हूँ। वहाँ पे बस एक ही स्मेल होती है और हर एक बंदे एकदम सेम स्मेल भी करते हैं। और इसी कारण जो सोसाइटी को सेंट ऑफ द क्यूरियोसिटी भी कहा जाता है, जहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा ही जागरूक होते हैं और क्यूरियस होते हैं। वो जो हंटर होता है वो तुरंत सोसाइटी के गेट को खोलता है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एंड्रयू उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं मिस्टर एकरमन तुम काफी लेट हो। वो हंटर अपने रेनकोट को कहीं पे टांगता है और कहता है हंटर्स कभी भी कहीं पर लेट नहीं होते हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड्रयू। ऑफ कोर्स हम लोग जल्दी भी नहीं आ सकते हैं, हम लोग उसी समय पे आते हैं जब हमें बोला जाता है। क्या आपको ये बात पता नहीं है? या मैं यह कहूँ कि आपके अंदर पेशेंस तभी आता है जब आप लेडीज का इंतजार करते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बाहर। अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने काफी बड़ी गलती कर दी है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं बस बहुत हो गया जोक, चलो अब बिजनेस की बात पे आते हैं। मिस्टर बर्टन आक्रमैन द मूनलाइट वॉकर, क्या तुम सही में जो मिशन लिए थे वाइल्डी को मारने का उस पर से गिव अप कर रहे हो? आक्रमैन कहता है क्या मैं कर नहीं सकता हूँ गिव अप? और वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में होता है क्योंकि उसे अभी अभी ही RMC का इनलाइटमेंट मिला होता है। एकरमन की बात को सुनकर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। वो मन ही मन सोच रहे होते हैं यहाँ चल क्या रहा है, इसने अपने मन को बदल क्यों लिया? सिर्फ 3 दिन ही गुजरे हैं लेकिन ये पूरी तरीके से बदल चुका है। एक हंटर जो कि पूरी तरीके से बेताब था डिस्ट्रक्टिव रैंक को पाने के लिए, उसने एक मिशन को लिया जो सबसे ज्यादा आसान भी था अगर उसके प्रॉफिट को देखा जाए तो, लेकिन पलक झपकते ही उसने इसे मना भी कर दिया। इसे मैंने बस एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था। उस इन्वेस्टिगेशन में हुआ क्या है, यहाँ तक मैं एकरमन को जानता हूँ उसने अभी तक इन्वेस्टिगेशन को कर भी लिया होगा और उसके पास उसके रिजल्ट्स भी होंगे। उसने पहले बुक स्टोर के आसपास इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की होगी और अचानक ही उस बुक स्टोर में चला गया होगा। ऐसा ही है एकरमन। साथ ही मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है जो बैकअप में ईथर डिटेक्टर था वो भी एक्टिवेट हो गया था, लेकिन उसमें कोई फ्लक्चुएशन नोटिस नहीं किया गया। साथ ही जो ईथर डिटेक्शन नेटवर्क है वो भी बोल रही थी कि बुक स्टोर में कोई फाइट नहीं हुई है, वो एकदम शांत है, जैसे कि वहाँ पे कुछ हो ही ना। ये सुनने में तुम्हें बहुत ही अजीब लग रहा होगा। हंटर जो कि बुक स्टोर में गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं हो। और उस बुक स्टोर के आने के बाद एकरमन ने डिसाइड किया कि वह इस मिशन को अबेंडन करता है। उसी समय हम लोग लिंजी को देखते हैं जो आराम से चाय पी रहा होता है। वाइस प्रेसिडेंट सोच रहे होते हैं यह बात कोई सेंस बना ही नहीं रही है, ये एकदम इम्पॉसिबल है कि ये अपने विल को ही खो देगा कोई बस कुछ घंटों में ही। अगर बात करें उस बुक स्टोर ओनर की, वो बहुत ज्यादा ही अजीब आदमी है। उसके बारे में मुझे कभी भी कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन मैं इस सिचुएशन को बस ऐसे ही जज नहीं कर सका हूँ। पक्का ही इसके पीछे एक अननोन फैक्टर होगा। वो कहते हैं कि अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो मिस्टर एकरमन तुम बहुत ज्यादा ही बेताब थे डिस्ट्रक्टिव लेवल पे एडवांस करने के लिए, लेकिन अब तुम्हें हो क्या गया है? मिस्टर एकरमन कहता है हाँ तुम जो कह रहे हो वो बात सही है, बहुत ज्यादा ही बेताब था उस समय, मैं कैसे भी करके डिस्ट्रक्टिव रैंक पे आ जाऊं। यह कहकर वो जो आदमी होता है वो शांत हो जाता है। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे बताओ तुमने इस मिशन को अबेंडन क्यों कर दिया है? वाइल्डी सबसे ज्यादा इजीएस्ट टारगेट है, वो भी डिस्ट्रक्टिव रैंक के बाउंटी में। इजीएस्ट कहने का मतलब है वो बहुत ज्यादा ही आसान है अगर तुम ट्रेजर को देखो तो, और इसमें तुम्हारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। मिस्टर एकरमन उनकी बातों को सुनता है और कहता है वाइस प्रेसिडेंट एंड्रयू मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरे काम में नाक घुसाने की जरूरत भी है। मैंने इस मिशन को अबेंडन कर दिया है, वो मेरी मर्जी है, इसमें आपको इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जहाँ तक रही सारी बात तो मैं बता दूं हंटर्स के बीच में कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि वो अगर अपने मिशन को अबेंडन कर रहे हैं तो उन्हें कोई रीजन देना होगा, वो भी अच्छा सा। आपको ज्यादा ही मेरे बारे में चिंतित लग रहे हैं, ऐसा मैंने आपको कभी भी नहीं देखा है। और कोई बात है? वाइस प्रेसिडेंट एकरमन की ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं मैंने इसे पहले यूज किया था, लेकिन उस समय इसे पता भी नहीं था कि वो मेरे हाथों का कठपुतली है। मैंने इसे यूज किया था एक इनडिस्क्राइबेबल लेवल के बंदे को इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि है वो बुक स्टोर ऑनर। अब मैं सोचूं तो इसने वहाँ पे जाने के बाद ही अपने मिशन को अबेंडन करने का सोचा है। जो पावर है वो इसकी हाथों में है। अगर मैं इसके माइंड को कन्विंस कर लूं तो इससे पता चल जाएगा कि मेरे पास दूसरे मोटिव्स है और मैं इससे काम निकलवाना चाहता हूँ। इस कारण मुझे अभी के लिए शांत रहना होगा। सबसे बढ़िया रहेगा कि मैं अभी के एटमॉस्फेयर को एकदम लाइट कर दूं। वो कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तो बस चिंतित था नोकिन की सेफ्टी को लेकर। तुम्हें पता है ना नोकिन की हालत आजकल कैसी हो चुकी है। तुम्हें पक्का ही पता होगा नोकिन अभी बहुत खतरे से गुजर रहा है। हम लोग चाह रहे थे कि कोई हमें मिले क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मैं आशा कर रहा हूँ तुम्हें हमारी बात समझ में आ रही होगी और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी तुम्हें पता होगा। एक्करमैन वाइस प्रेसिडेंट की बातों को सुनता है और मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है ये अपने दिमाग को खोए जा रहा है। मैं इसे पहले भी गेस कर लेता अगर मैं बुक स्टोर ऑनर से मिला नहीं होता। हालांकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ सब कुछ कंफर्म हो रहा है किस तरह के इंसान है और वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जो ट्रूथ सोसाइटी है उसने मेरा यूज किया था बुक स्टोर ऑनर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हालांकि एक हंटर का लाइफ खराबे से भरा हुआ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी को भी मार देते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं होता तो हम लोग इस क्रूर वर्ल्ड में जी भी नहीं पाते रहा। मिस्टर एक्करमैन अपने वाइन की गिलास को टेबल पर रखते हैं और कहते हैं मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मैंने इस मिशन को छोड़ दिया। इसके पीछे मेरे अपने कारण है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता होगा और मेरा जो बैकग्राउंड है वो एकदम साफ है। क्या मैं ये कहूँ कि आप हंटर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। हम लोग बस अच्छे शिकार को ही हंट करते हैं और इसी कारण हमें इगोइस्ट कहा जाता है। क्या ऐसे ही सभी जंगली जानवर नहीं करते हैं? जहाँ पे उनका प्रॉफिट होता है वो उसी शिकार को पकड़ते हैं और परेशानी से दूर भागते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी ट्रबल दिखाई देता है वो उस शिकार को नहीं करते हैं, क्यों ना उन्हें भूखा रहना पड़े। वो मन ही मन सोच रहा होता है इस मूवमेंट पे मैं एक हंटर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और मैं उसके रास्ते में ही हूँ और तो सोसाइटी मुझे एक दुश्मन के तौर पे देख रही है। ये सब बस एक ग्रुप है एरोगेंट बंदों का जिनके पास थोड़ी भी पावर नहीं है। वो बस अपने आप को महान समझते हैं और दूसरी तरफ वो बुक स्टोर ऑनर जिसके पास असीम ताकत है वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो हमेशा की तरह छिप के रहना चाहता है। उस कारण मैं इन सबको कुछ भी नहीं बताऊंगा। वाइस प्रेसिडेंट उसकी बातों को सुनते हैं। वो सोच रहे होते हैं बेनिफिट को लेना और परेशानी से दूर भागना इसका मतलब क्या है? यह इस बात से क्या इंडिकेट करना चाहता है? अगर मैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा वो भी आउट ऑफ द बॉक्स, इसे कुछ अजीब लगेगा। पक्का ही कहेगा कि ये वाइल्डी नहीं है। लेकिन वाइल्डी नहीं है तो कौन है? अगर ये बुक स्टोर ऑनर भी नहीं हुआ तो एक लौता ऑप्शन बचता है, वो है ट्रूथ सोसाइटी। क्या इसने कुछ पता लगा लिया है हमारे ट्रूथ सोसाइटी के बारे में? ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। इसका जो एटीट्यूड है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। वही बस एक बार बुक स्टोर जाने के बाद। रुको, बुक स्टोर? मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ? क्या एक्करमैन उस बुक स्टोर ऑनर से कुछ सीख के आया है? अगर ऐसी बात है तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो पक्का ही सही बैठ रही है। इतने छोटे समय में कुछ न कुछ बुक स्टोर में हुआ होगा जो मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा था। मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है। वो जो बुक स्टोर ऑनर है वो किसी को भी अपनी ओर कर लेता है और उकसाना स्टार्ट कर देता है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तुमने अपने डिसीजन को बना लिया है, इस कारण मैं तुम्हें कन्विंस नहीं करूंगा। साथ ही तुमने जब मिशन को एक्सेप्ट किया था तब जो बात थी वो पब्लिक में फैल गई थी, तो एविडेंस के तौर पे सेम इस बार भी होगा। तुम ये मिशन को छोड़ रहे हो तो ये जो बात है वो पब्लिक में फैल जाएगी। क्या तुम इसे ठीक हो? तुम्हें इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? एक्करमैन इस बात को सुनता है और उसे समझ में आ गया होता है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सीधा सीधा उसे धमकी दे रहे हैं। जो एक्करमैन का रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा। एक्करमैन सोच रहा होता है इसने अपने कदम को पीछे लिया जिससे यह मुझे धमका सके। ये मेरे रेपुटेशन के बारे में बता रहा है कि अगर मैं इस मिशन को छोड़ता हूँ तो मेरे रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा ही असर पड़ेगा। एक्करमैन अपने आप को शांत करता है। वो कहता है ऑफ कोर्स ये बात मुझे पहले से पता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट किया गया था। इनका जो डिटर्मिनेशन है वो कुछ ज्यादा ही है। वो अपनी बात को मनवाने के लिए मुझे धमकी देना भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखी है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं है। मैंने सुना था ये बच्चे थे तब से ही ये बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है। साथ ही एक प्ले बॉय है, औरतों के साथ फ्लर्ट करता है। सबसे ज्यादा फेमस किस्सा तो ये था जब मैंने सुना था उनकी क्रश थी 11 स्टेज ऑफ द आयरिश फैमिली, लेकिन इसका कोई भी आउटकम नहीं निकला। वो एक एल्फ है और एल्फ बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं और ये आदमी अब बूढ़ा हो चुका है। वो जाते हुए सोच रहा होता है मैं सोचा था ये आदमी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा इंसान निकला। लेकिन ये भी एक इंसान है जो कि बहुत ज्यादा ही गलतियां करता है। मैं रेपुटेशन की धमकी दे रहे थे ना, लेकिन सबको पता है हंटर का कुछ भी रेपुटेशन नहीं होता है। वो तो बस अपने जान पे खेलते हैं। साथ ही इससे मुझे फायदा ही होने वाला है। वैसे मुझे एक हंटर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। अगर ये बात सबको पता चलेगी तो सबको पता चलेगा इसने इस मिशन को लिया था। और भाई यहाँ से जाते वक्त ये जो चेहरा बनाता है वो बहुत ज्यादा ही फनी लग रहा होता है। मैं सोच रहा हूँ ये कहीं न कहीं से रेफरेंस लिया गया है। अगर आपको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक्करमैन अपने रेनकोट को उठाते हैं और सोच रहे होते हैं मैं हमेशा से ही अपने लेवल के सबसे नीचे रहा करता था। अब मुझे बहुत सारे हंटर्स को ज्वाइन करना है। मुझे अपने आप को एडवर्टाइज करना होगा जिससे सभी को पता चले मैं कौन हूँ। वो कहता है ठीक है वाइस प्रेसिडेंट, मैं अब यहाँ से चलता हूँ, हम लोग कभी होगा तो दोबारा मिलेंगे। यह कहकर जो एक्करमैन होता है वो वहाँ से चला जाता है। वाइस प्रेसिडेंट उसे जाते हुए देखते हैं। वो वाइन के ग्लास को टेबल पे रखते हैं और अपने कुर्सी पर से खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि वो मूनलाइट वॉकर है। ऐसा लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसके साथ बैठकर मुझे उसके बिहेवियर के बारे में कुछ पता चला है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो एक बेल रिंगर है क्लॉक टावर का, जो कि सुबह होने का इंतजार करता है। इस बात का मतलब ये है
कि उसके पास बहुत ज्यादा ही पेशेंस है। वो अपने शिकार का जब भी वेट करता है तो बहुत ज्यादा ही पेशेंस से वेट करता है। वो 1 से 2 घंटा 2 से 3 घंटा इंतजार कर सकता है तब उसका शिकार उसके सामने नहीं आ जाता है जहाँ पे वो चाहता है। ये बंदा एकदम रीमर की तरह है, जैसा कि रीमर में इसे बताया गया है। फिर वह वाइन के गिलास को उठाते हैं। वो उस वाइन के गिलास में बहुत ज्यादा ही ताकत लगा रहे होते हैं और सोचते हैं डिस्ट्रक्टिव लेवल हंटर की इतनी हिम्मत कैसे हुई। वह सोसाइटी को एक शिकार की तरह देख रहा है। अगर सही में ये चीज उस बुक स्टोर ऑनर ने किया है तो वह बचेगा नहीं। मगर वो सही में बहुत ज्यादा ही दयालु है और किसी को भी अंधाधुंध मदद कर देता है। उसने एक्रमन की मदद की होगी उसने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो चीजें है वो मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। उसने बस एक्रमन की मदद नहीं की, साथ ही उसने अपने रेपुटेशन को भी बढ़ा दिया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो वाइल्डी के प्रति कुछ ज्यादा ही बायस्ड है और वाइल्डी को बहुत ज्यादा ही प्रेफर करता है। वाइस प्रेसिडेंट अपने हाथ रखे हुए कपड़े को हटाते हैं और फोन की ओर अपने हाथ को बढ़ाते हैं। वह फोन पे किसी के नंबर को डायल कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे हेजिटेट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं वो जो फोन है वो रिंग करता है। फोन की दूसरी तरफ आवाज आती है, हेलो, ये सीक्रेट टावर का इंटेलिजेंस सेक्शन है। वाइस प्रेसिडेंट इस आवाज को सुनते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये आवाज ये तो जोसेफ की नहीं लग रही है। ओ हाँ, उसका प्यारा सा डिसाइपल तो है, उसका नाम क्या था? लॉर्ड, शायद ये वही होगा। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। इस तरफ से वाइस प्रेसिडेंट एंड्रयू बोल रहा है। लॉर्ड कहता है, सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, जोसेफ कहाँ है? लॉर्ड बताता है कि जो टीचर है वो भी छुट्टी पे है और वो अभी काम पे नहीं आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, टीचर ने मुझे यही कहा है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, क्या तुम्हें इनडिस्क्राइबेबल लेवल एरिया नंबर 0113 के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है? लॉर्ड मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा कोई इंसिडेंट है, उन्हें अभी अभी ही उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया है। हालांकि आपको पता ही होगा इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा ही कीमती है। वो यह कहते हुए काफी शर्मा भी रहा होता है। वो सोचता है मैं यह नहीं करना चाहता हूँ लेकिन तभी भी हमें फंड की जरूरत है और टीचर मुझे बहुत बार कहते हैं ऐसा कहने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट उसकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं इतना। वाइस प्रेसिडेंट की बात को सुनकर लॉर्ड होता है वो हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है टीचर ने इतना बार उल्लू बनाया है कि वो अब नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, क्या ये नेगोशिएट करना भूल गए हैं? वो इतना ज्यादा चौंक जाता है कि उन्हें 2 मिनट रुकने के लिए कहता है। उसी पल उसके विंडो पे एक मैसेज आता है। वो उस मैसेज को खोलता है। हम देखते हैं यह मैसेज ओल्ड मैन के द्वारा भेजा गया होता है। इस पे लिखा होता है जितने भी फाइल है यह इन्फॉर्मेशन है नंबर 0113 के बारे में उसे बेचना नहीं है। इस मैसेज को देखकर लॉर्ड कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग उस फाइल को बेच नहीं रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट इस बात को सुनते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है अभी हुआ क्या है। वह सोच रहे होते हैं क्या मैंने सही सुना? ये मेरे से मजाक कर रहा है ना? जो मिस्ट्री टावर है वो बहुत सालों से उस सोसाइटी से ऑपरेट कर रही है, लेकिन अचानक ही जो मुझे इंटेल देने से मना कर दिया है। जहाँ तक रही रैंकिंग लिस्ट की बात, उसे बार बार रिवाइज किया जाता है और उसे प्रोवाइड किया जाता है हमें, क्यों ना वो फाइल अनडिस्कवर्ड लेवल की हो। मैंने इसे अपना प्राइस भी बताने के लिए कहा लेकिन तभी भी वो मुझे प्राइस नहीं बता रहा है। वो सीधा ही मना कर दिया है कि वो मुझे बेचेगा नहीं। ऐसा कोई रीजन भी नहीं है कि वह मिस्ट्री टावर को मना कर देगा, वो भी इतने अच्छे डील में। मैं उसे कोई भी प्राइस दे सकता हूँ, हालांकि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, वो भी अपने मुंह पर ही। मुझे बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने मुझे रिजेक्ट किया है वो उस बंदे का एक छोटा सा डिसाइपल है। वो बंदा सेम ही टोन यूज कर रहा है जैसे कि उसके मास्टर करते हैं नेगोशिएट करने में। 3 सेकंड पहले वो मुझसे नेगोशिएट कर रहा था लेकिन अब देखो वो मुझे मना कर रहा है। ये हो सकता है कि जो फाइल है वो 3 सेकंड पहले किसी और ने खरीद ली हो और उसके बाद उसे बेचा नहीं जा रहा है। ऐसा ही में इस दुनिया में कोई ऐसी भी चीज है उसे एक बार बेच दिया जाए तो दोबारा न बेचा जाए। वो तो बस एक इन्फॉर्मेशन है ना, मगर वो आदमी चाहे तो इन्फॉर्मेशन को 1 से 2 आदमी, 2 से 3 आदमी, उतने आदमी को बेच सकता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। पता ही कोई आदमी बीच में आया होगा और उसके माइंड को बदल दिया होगा। ऑब्वियसली इकलौता इंसान जो कि यह कर सकता है वह है उसका मास्टर। अगर उस कमीने ने छुट्टी ली है और अपने डिसाइपल को काम पे लगाया है तो उसने अच्छे से लगाया होगा। जोसेफ अब्राहम, तुम करना क्या चाह रहे हो? उसी समय हम लोग सर जोसेफ को देखते हैं जो कि अपने बेटे का देखभाल कर रहे होते हैं। अपने हाथों में फैमिली फोटो को रखे होते हैं और उदासी भरे चेहरे से अपने फैमिली फोटो को देख रहे होते हैं। फिर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कहते हैं, लॉर्ड मुझे जोसेफ से बात करनी है, जल्दी से फोन उसे दो। लॉर्ड कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन जो टीचर है वो भी छुट्टी पे है और आपसे बात नहीं कर सके हैं, साथ ही मैं भी उनसे बात नहीं करवा सका हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा, वो भी अच्छे तरीके से डिटेल में। प्रेसिडेंट क्लॉड की बातों को सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है क्लॉड मुझे एक्सप्लेन करो, तुम मुझे वो फाइल को बेच क्यों नहीं रहे हो? उस समय पहले तुम मुझसे नेगोशिएट करना चाह रहे थे लेकिन अभी तुम्हें हुआ क्या है? क्लॉड कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मेरी गलती थी। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है फाइल नंबर 0113 की उसे चेंज कर दिया गया है, वो टॉप सीक्रेट से सील पे हो चुका है और आपको पता होगा जब फाइल को सील कर दिया जाता है तो कोई भी उसे खरीद नहीं सकता है। आपके पास बहुत सारे पैसे हो या आपके पास सपोर्ट हो, उस फाइल को देख नहीं सके हैं और ना ही उसके अंदर के इंफॉर्मेशन को। अगर मैं ये फाइल आपको बेच दूंगा तो मैं एक नियम को तोड़ रहा हूँ और इसके लिए मुझे पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा, इस कारण मैं ये नहीं कर सका हूँ। फोन पे बात करते हुए ही जो क्लॉड होता है वो एक फाइल को नीचे उतारता है और उसमें टॉप सीक्रेट को काट के सील पे टिक मारता है। वह बताता है, मैं अभी टीचर के काम को कर रहा हूँ और वो काम है मेंटेन करना इंटेलिजेंस सेक्शन को। हालांकि मुझे ये काम के बारे में पूरा तो नहीं पता है लेकिन जितना भी मुझे पता है मैंने उसमें आपकी मदद करने की कोशिश की है और इसमें ही मेरे से एक गलती हो गई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसे जल्दी से नोटिस कर लिया था और उसके बाद आपको फाइल
बेचने से मना कर दिया, जिससे मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। और बात रही दूसरे मैटर की, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता है। टीचर आएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। आप फीडबैक भी दे सकते हैं एल्डर्स को, कहीं आपको एल्डर्स कुछ बता दें। ऐसी बातों को सुनकर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो काफी गुस्से में लग रहे होते हैं। उनकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा सेक कर रही होती है गुस्से के मारे, और सोच रहे होते हैं इतना ज्यादा खराब है। सीधा सा ये जो बंदा है वो अपने ब्लेम को किसी और पुश किए जा रहा है कि जो कन्वर्सेशन हो वो एक लूप में आ जाए, और मैं इसे इंजाम भी नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि यह बार बार कहे जा रहा है। मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। मुझे लगता है आप बॉस से बात कर लीजिए। मैं भी टेम्पोररी स्टाफ हूँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी अच्छे से नहीं पता है। क्या ये सही में मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्या होगा अगर ये सच बोल रहा है और वो सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ? इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तभी भी मैं इसे जवाब नहीं दे सकता हूँ। नहीं, मुझे इतना भी ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। सामने वाला जो बंदा है वो एकदम पोलाइटली मुझसे बात किया जा रहा है। लास्ट बार भी मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। अच्छा लग रहा है सभी लोग मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उस फाइल की, उसे बदल क्यों दिया गया है? कुछ हुआ है? मुझे अभी शांत रहना होगा और अच्छे से बात करना होगा। वो कहता है अभी बस आधा ही महीना हुआ है, तो उस फाइल के कॉन्फिडेंशियलिटी को क्यों बढ़ा दिया गया है, यानी कि अपग्रेड कर दिया गया है। साथ ही वो जो फाइल है उसका सेम नंबर है ना? जो सब्जेक्ट है उस बुक स्टोर ऑनर के बारे में, साथ ही उस बुक स्टोर के बारे में, उसके इंटेंशन के बारे में, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और उसे अभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो तुम मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बताओ। वो आगे कहते हैं, या मैं ये कहूँ कि तुम लोग उस बुक स्टोर ऑनर के साथ मिल चुके हो। क्लॉड उनकी बातों सुनता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए। यह बात वाइस प्रेसिडेंट को कुछ ज्यादा ही चुपी है। वो सोच रहे होते हैं अब क्या तुम अब मुझे क्या कहोगे? क्लॉड कंप्यूटर के सामने बैठा है और कुछ टाइप करते हुए बोल रहा होता है। ये सिर्फ एक फाइल नहीं है। इस बात को सुनकर वाइस प्रेसिडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लॉड उन्हें आगे बताता है मुझे यह बात आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा ही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक सब फाइल को ऐड किया गया है जिसका नाम है नंबर 0114। उसे क्रिएट किया गया है 0113 के नीचे ही। फाइल नंबर 0113 में बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके स्ट्रेटेजी के बारे में है, और वो दोनों फाइल ही स्टोरेज लेवल पे है। और जहाँ तक रही आपके सवाल की बात, जो एल्डर्स है उन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनर को भेजा था उसे चेक करने के लिए, और जो रिजल्ट आया वो एकदम सेम आया जैसा कि टीचर जोसेफ ने कहा था। वो जो बुक स्टोर ऑनर है वो काफी फ्रेंडली है और उसके पास कोई भी मोटिव्स नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खतरनाक नहीं है, वो अभी भी खतरनाक है। लेकिन हम लोग अभी के लिए उस पर से जो इन्वेस्टिगेशन है उसे हटा रहे हैं। अभी के सिचुएशन को देखा जाए तो हमें इतना भी ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहिए उस बुक स्टोर ऑनर को लेकर। और हम लोग देखते हैं साइड में ही वो जो लड़की होती है वो काम कर रही होती है और एक फाइल को निकाल रही होती है। सर जोसेफ उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। लॉर्ड आई कहता है उस फाइल में कोई मेन इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर की समरी है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तुमने क्या कहा? यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है? तुम ऐसे ही नौकिन के लोगों की सेफ्टी को छोड़ दोगे? बस कुछ हो नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम लोग ऐसे ही नेग्लेक्ट करते रहे तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके, और कुछ भी आगे जाके होगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मुझे बताओ, तुम लोगे या तुम्हारे मास्टर या जिसने उस फाइल के कॉन्फिडेंशियलिटी को बढ़ाया है वो लेगा? अगर ऐसे ही मिस्ट्री टावर सभी चीजों को हैंडल करती है तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ मिस्ट्री टावर को।